अपनी यहाँ पर चर्चा लवण समुद्र के बारे में चल रही है और लवण समुद्र के बारे में चर्चा करते हुए हम कल तक देख रहे थे यह जो लवण समुद्र है, यह लवण समुद्र पातालों के कारण घटबढ़ होता रहता है। जब पातालों में वृद्धि वायु की वृद्धि होती है तो जल 5000 ऊपर ऊंचा उठता है, और जब पातालों में जल की वृद्धि होती है तो वह जल फिर 11000 योजन पे आके रुक जाता है। इस प्रकार से अब ये ध्यान रखना, ये सब कथन त्रिलोक सार की अपेक्षा से है। तिलोय पंडितकार ने तो यह बताया कि जल अक्सर समतल भूमि से 700 योजन ऊपर होता है, और जब वायु की मात्रा पातालों में ज्यादा होती है तो वह मात्र 2 कोस ऊंचा उठता है, और पातालों में जल की वृद्धि होती है तो वह फिर 2 कोस नीचे आ जाता है। ये दो मान्यताएं अलग अलग है। मैंने पहले ही दिन बताया था, इसमें से कौन सी सच और कौन सी झूठ, यह कहने की बुद्धि हमारी नहीं है, और हमारी जिह्वा भी इसके लिए काम नहीं करती। सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि दो मान्यताएं दो आचार्यों की है, उसमें से जो भी सच होगी, लेकिन हम अभी दोनों सच मान के चल रहे हैं। और इसी त्रिलोक सार की अपेक्षा से हमने देखा था कि सूर्य और चंद्र जो कि भूमि से 800 और 880 योजन ऊंचे हैं, और 800 और 880 योजन ऊंचे होने के कारण जम्बू द्वीप के सूर्य और चंद्र जल के ऊपर 824 योजन ऊंचे हैं, और बाकी लवण समुद्र के अंदर होने वाले सूर्य और चंद्र, कितने सूर्य और कितने चंद्र हैं? 4 सूर्य और 4 चंद्र लवण समुद्र में हैं। तो ये चारों सूर्य और चारों चंद्र उस जल के अंदर होते हैं। ये उसका प्रमाण भी अपने देखा था, करीब 7600 और ऊपर कुछ प्रमाण था, और 7400 और कुछ ऊपर प्रमाण था। ऐसे दोनों प्रमाणों को कल हमने देखा था। इतना ऊपर तो इस सूर्य और चंद्र के ऊपर जल है, मतलब इतने अंदर सूर्य और चंद्र लवण समुद्र के अंदर होते हैं। इस प्रकार से इनके सबके प्रमाण, इनकी सबकी लंबाई चौड़ाई कल अपन ने देखी थी। आज हम इसके आगे की चर्चा करने जा रहे हैं, और वह है इस लवण समुद्र के अंदर होने वाले पर्वत, इस लवण समुद्र के अंदर होने वाले द्वीप, और इस लवण समुद्र के अंदर होने वाली कुभोग भूमि, और कुभोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव। इन सब की चर्चा अभी अपने को यहाँ पर करनी है। अब वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? देखिए, दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, चलो अब इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपके सामने है, यह है जम्बू द्वीप, और जम्बू द्वीप के बाजू में होने वाला लवण समुद्र। देखिए, ये नीला कलर का है, ये तो है लवण समुद्र, और बीच में है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप की चर्चा तो अपन पहले कर चुके। अभी अपने को यहाँ पर लवण समुद्र की चर्चा करनी है। इस लवण समुद्र में द्वीप, पर्वत
और इसके अलावा कुभोग भूमियां हैं। पहले हम इन द्वीपों की और पर्वतों की चर्चा करेंगे। हमने सबसे पहले 4 कोने में 4 बड़े बड़े पाताल देखे थे, याद है ना आप सबको? पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। इन 4 दिशाओं में बिल्कुल बीचों बीच 10,000 योजन चौड़े वे पाताल हमने देखे थे। मतलब जम्बू द्वीप की जगती से 95,000 योजन अंदर जाने के बाद और धातकी खंड द्वीप की जगती से 95,000 योजन अंदर जाने के बाद बिल्कुल बीचों बीच एक पाताल था जिसका ऊपर का मुख 10,000 योजन चौड़ा था। ये सब आपको याद होगा ना, ये सब आपने देखा हुआ है। तो वो जो पाताल है, इन पातालों की मुख की चौड़ाई 10,000 योजन चौड़ी है और ये 10,000 योजन चौड़े पाताल के, ये सब आपको याद दिलाने के लिए मैं बता रहा था। अब ये चारों दिशाओं में जो पाताल है, इन चारों दिशाओं में होने वाले पातालों के दोनों पार्श्व भाग में, यहाँ का पूर्व दिशा का एक पाताल और उसके दोनों पार्श्व भाग में, देखिए वो पाताल का प्रमाण मैं आपको यहाँ पर बता दूं। प्रमाण मतलब उसका आकार दिखाऊं और फिर अपन उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये देखिए, ये दोनों तरफ, चारों तरफ होने वाले काले कलर के पाताल है। इन पातालों के दोनों तरफ ये जो दिखाई दे रहा है, ये बात नहीं, अभी वहां पे चर्चा करने वाले हैं। ये पातालों के दोनों पार्श्व भाग मतलब पूर्व और पश्चिम, और इसका पार्श्व भाग मतलब उत्तर और दक्षिण। तो इन पातालों के पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में हाँ, इन पातालों के, ये पाताल बिल्कुल बीच में है, सिर्फ 10,000 योजन है। इस 10,000 योजन पाताल के दोनों पार्श्व भाग में बड़े बड़े पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई 58,000 योजन इतने चौड़े हैं। अब इसका प्रमाण थोड़ा बताऊं, आप समझना। धातकी खंड द्वीप से 42,000 योजन अंदर जाने के बाद, क्या कह रहा हूं, इधर है धातकी खंड द्वीप, इधर है जम्बू द्वीप, बीच में है लवण समुद्र। धातकी खंड द्वीप की जगती से 42,000 योजन अंदर जाने के बाद, ठीक है, और इधर जम्बू द्वीप की जगती से 42,000 योजन अंदर जाने के बाद, दोनों तरफ से 42,000 योजन अंदर जाने के बाद ये 58,000 योजन चौड़े ऐसे ये पर्वत है। अब आप सोच रहे होंगे, आप बोल रहे अंदर तो 42,000 जाना है और पर्वत की चौड़ाई तो 58,000 बोल रहे, लेकिन इतना समझना, 42,000 अंदर जाने के बाद 58 के 2 भाग कर दो, मतलब 29,000 इधर और 29,000 इधर। आया समझ में? तो 42,000 तो इसका सेंटर निकला, यहां से 29,000 इस तरफ और 29,000 इस तरफ। ऐसे ही यहां पर भी 42,000 सेंटर और उसके 29,000 इस तरफ और 29,000 इस तरफ। ऐसे दो तरफ 2 पर्वत हैं। जैसे इस पाताल के दोनों पार्श्व भाग में पर्वत है, ऐसे ही इस पाताल के उत्तर और दक्षिण में 2 पर्वत हैं। इस पाताल के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पर्वत है और इस पाताल के उत्तर और दक्षिण की तरफ 2 पर्वत हैं। तो क्या समझ में आया? 4 पातालों के दोनों पार्श्व भाग में, क्योंकि आप वहां पे पढ़ोगे
त्रिलोक सार और तिलोय परिणति पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ये बात पार्श्व भाग मतलब क्लियर नहीं होगी, इसलिए इतना समझा रहा हूं। इन 4 पातालों के दोनों पार्श्व भागों में एक एक मतलब 2 पर्वत हुए और इन पर्वतों की चौड़ाई 29,000 योजन है एक तरफ, और कुल मिला के इसका व्यास निकाले तो 58,000 योजन चौड़े ऐसे ये पर्वत है। इसका आकार बताया है, ये पर्वत घटा अर्ध घटाकार, अर्ध घट मतलब आप कलशी लो, घट मतलब आप क्या बोलते हो उसका, घड़ा लो, और घड़े का आधा भाग बनाने के बाद ये देखिए, ये सामान्य से निकालने की कोशिश की है, लेकिन आप समझना वो घड़े को यदि हमने सेंटर में से आधा कर दिया, यदि सेंटर में से आधा करने के बाद उसका जो आकार बनेगा उसको कहते हैं अर्ध घटाकार। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत अर्ध घटाकार है और ऊंचाई में 1000 योजन ऊंचे हैं। ऐसे 1000 योजन ऊंचे अर्ध घटाकार, ऐसे 1 2 3 और 4, और अंदर की तरफ 1 2 3 और 4, ऐसे 8 पर्वत हैं। आ गया समझ में? अब इनके ऊपर सब दिया उन्होंने कि वहां पर कुछ पे तो व्यंतर देवों के निवास है, कुछ पर भवनवासी देवों के निवास है। अब भवनवासियों के भेद वो मैं भी आगे बताने वाला हूं। तो इस प्रकार से इन पर्वतों के ऊपर उनकी नगरियां हैं, और नगरियां मतलब बड़ी विस्तार के साथ नगरियां हैं। इस पर्वत के ऊपर अकृत्रिम जिनालय, उसके ऊपर उस देव के भवन, उनके परिवारों के भवन, ऐसे सब इसके ऊपर उनकी पूरी नगरी बसी हुई। ऐसे इस लवण समुद्र में 8 प्रकार के पर्वत है। ऐसे यहां पर पातालों के बाजू में 8 पर्वत ऊंचे बताए गए। ठीक है, अब इसके बाद इन पर्वतों के बीच में 8 प्रकार के द्वीप है, जिनको सूर्य द्वीप कहा है। अब वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इस जम्बू द्वीप की जगती से 42,000 योजन जाने के बाद 42,000 योजन चौड़े ऐसे ये सूर्य द्वीप है। क्या बताया मैंने? ये भी 42,000 योजन जाने के बाद है, और ये भी 42,000 योजन जाने के बाद ही। तो ऐसे 42,000 योजन जाने के बाद बिल्कुल सेंटर में ले तो इस तरफ 21,000, इस तरफ 21,000, ऐसे 42,000 योजन चौड़े ऐसे सूर्य द्वीप कहे गए। और इसका उल्लेख ऐसा भी आया तिलोय परिणति में कि इनका प्रमाण कालवश लोप हुआ है, लेकिन इतना जरूर उल्लेख आया है कि इस लवण समुद्र में जितने भी द्वीप आगे बताए जाएंगे, कुभोग भूमि के जो द्वीप बताए जाएंगे, वे कम से कम 1 योजन इस लवण समुद्र के जल के ऊपर है। आया समझ में? तो इस जल के ऊपर 1 योजन तो सभी द्वीप है, छोटे बड़े सभी द्वीप है। तो ऐसे ही ये लवण समुद्र के बीच में यह द्वीप कम से कम 1 योजन तो ऊंचे होंगे ही होंगे, और इससे अधिक होंगे तो अब वो केवल ज्ञान का विषय बना हुआ है। इसका उल्लेख शास्त्रों में नहीं मिलता, ऐसा उल्लेख तिलोय परिणति में आया हुआ। तो इस प्रकार से हर इस पर्वत के बाजू में दोनों पार्श्व उसमें ऐसा ही उल्लेख है। इस पर्वत के ये ध्यान रखना, भी दोनों उल्लेख मैं यहां पर बताने जा रहा हूं। जम्बू द्वीप की जगती से 42,000 योजन बाहर जाने के बाद सूर्य नाम के 8 प्रकार के द्वीप पाए जाते, और उन द्वीप का स्थान उन पर्वतों के दोनों पार्श्व भाग में है।
4 पर्वतों के पार्श्व भाग में। तो ये उल्लेख आया तो उसकी अपेक्षा जम्बूद्वीप से 42,000 योजन बाहर गए और इस पर्वत के इस तरफ एक द्वीप, इस तरफ एक द्वीप, इस पर्वत के इस तरफ एक द्वीप, इस तरफ एक द्वीप, इस पर्वत के इस तरफ एक द्वीप, इस तरफ एक द्वीप, ऐसे चारों पर्वतों के पार्श्व भाग में 2-2 द्वीप हैं। ऐसे कुल मिला के 8 द्वीप, 2, 4, 6 और 8, ऐसे 8 सूर्य द्वीप इस लवण समुद्र के जम्बू द्वीप की जगती से 42,000 योजन पे पाए जाते हैं। इसी प्रकार से आगे बताया, धातकी खंड द्वीप से 42,000 योजन समुद्र की ओर जाने के बाद इन पर्वतों के दोनों पार्श्व भाग में चंद्र नाम के द्वीप भी पाए जाते हैं और वे चंद्र नाम के द्वीप इस पर्वत से दोनों पार्श्व भाग में हैं। तो इस दोनों पार्श्व भाग में ये चंद्र नाम के द्वीप है और इन चंद्र नामों के द्वीपों की चौड़ाई भी 42,000 योजन चौड़े हैं। तो वही प्रमाण समझना, सेंटर से लेंगे तो 21,000 इस तरफ, 21,000 इस तरफ, ऐसे 42,000 योजन चौड़े ऐसे चंद्र नाम के द्वीप इस लवण समुद्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 8 द्वीप और ये 8 द्वीप 16 द्वीप हुए। और एक है वायव्य दिशा में जम्बू द्वीप की जगती से 12,000 योजन लंबा जाने के बाद एक कूट है, कूट कहे या पर्वत कहो, वह पर्वत 12,000 योजन ऊंचा है। तो 12,000 योजन ऊंचा ऐसा एक पर्वत इस जम्बू द्वीप के लवण समुद्र के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से इस लवण समुद्र में सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप और ये पर्वत, ऐसी रचना इस लवण समुद्र में है। ये चर्चा मैंने पहले इसलिए की क्योंकि ये सब द्वीप और ये सब पर्वत बहुत बड़े बड़े हैं और इनके ऊपर सब देव लोगों के निवास स्थान है, सब देव लोगों की नगरियां बसी हुई है। उनके नाम भी है कि किस पर कौन से देव है, किस पर कौन से देवों के भवन है। इन सब का उल्लेख उस त्रिलोकसार और तिलोय पंडिती में आया हुआ है। आप वहां से उसको देखना। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज हमें यहाँ पर इस लवण समुद्र में कुभोग भूमि की भी चर्चा करनी है और बाकी और भी थोड़े विस्तार देखने। इस प्रकार से इस लवण समुद्र के अंदर 8 सूर्य द्वीप है, चंद्र द्वीप है और इस प्रकार से 8 प्रकार के पर्वत भी पाए जाते हैं। और इसके 12,000 योजन ऊंचा भी एक पर्वत पाया जाता है। ऐसा यह लवण समुद्र के अंदर होने वाले द्वीप और पर्वतों की, बड़े द्वीप और पर्वतों की रचना पाई जाती है। इस प्रकार से ये द्वीप और पर्वत हुए। अब हम चलते हैं वह लवण समुद्र में होने वाले कुभोग भूमि की तरफ। ये बीच में दिखाई दे रहा है, ये तो है जम्बू द्वीप और इस जम्बू द्वीप के चारों तरफ काले दिखाई दे रहे हैं, ये तो है पाताल और ये बीच में जो काला दिखाई दे रहा है ये मध्यम पाताल, ये तो बिल्कुल सेंटर में है। अब इसके अंदर होने वाले उन द्वीपों की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है कुभोग भूमि। कुभोग भूमि इसका नाम क्यों पड़ा? है तो भोग भूमि। भोग भूमि क्यों? क्योंकि इस पर रहने वाले जो जीव है उसका भी उल्लेख आगे आया हुआ है, अपन उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन कुभोग भूमि का कारण बता रहा हूं। वहां पे कोई जीव पुरुषार्थ नहीं करता, आहार आदि नहीं बनाता, पेट भरने के लिए उनको
कहीं बिजनेस करना है, कहीं नौकरी करनी है, कहीं कमा के लाना है, फिर गेहूं लाना है, उसका आटा बनाना है और सिगड़ी के ऊपर, गैस के ऊपर रोटी बना के खानी है। इस प्रकार की व्यवस्था इन भूमियों में नहीं, बल्कि इन भूमियों में जो जीव रहते हैं वे जीव वहां पर होने वाली मिट्टी खाकर जीते हैं। कुछ जीव तो मिट्टी खाकर जीते हैं और कुछ जीव तो वृक्षों के नीचे बैठकर इच्छा करते हैं और उनके फल के द्वारा, उनके आहार के रूप में फल की प्राप्ति होती है और उन फलों को खाकर अपना जीवन बिताते हैं। इसलिए इसको भोग भूमि कहा, कर्म भूमि नहीं कहा। और कुभोग भूमि क्यों कहा? क्योंकि इस द्वीप पर होने वाले जीवों की दशा बड़ी विचित्र है। यहां पर रहने वाले जीव, कई जीवों का शरीर तो मनुष्य का है, मुख प्राणियों का है, शरीर तो मनुष्य का है, कान प्राणियों जैसे लंबे चौड़े हैं, शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन एक टांग ही है, शरीर तो मनुष्य जैसा है लेकिन मुख दर्पण जैसा है। देखिए उसकी भी उल्लेख है, उसकी चर्चा हमें अभी यहां पर करनी है। ऐसे विचित्र आकार और विचित्र शरीर को धारण करके ये मनुष्य यहां पर जीते है, तो मनुष्यों के आकार, लेकिन बड़े विचित्र आकार में रहते हैं। इसलिए इसको कहते हैं कुभोग भूमि। भोग भूमि में जन्मने वाले जीव तो बहुत ही सुंदर होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं और शरीर का प्रमाण भी बिल्कुल यथा योग्य होता है। आपको तो ये पता है ना, श्रवण बेलगोला में जो बाहुबली भगवान की मूर्ति बनी हुई है वह बिल्कुल सब प्रमाण मूर्ति कही जाती है। विश्व में इतनी सब प्रमाण मूर्ति कहीं पर भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि जितने अंश में हाथ चाहिए, जितने प्रमाण में मुख चाहिए, जितने प्रमाण में पांव चाहिए, जितने प्रमाण में बीच वाला हिस्सा चाहिए, वो बिल्कुल प्रमाणबद्ध मूर्ति बनी हुई है। इसी प्रकार से भोग भूमि में जन्मने वाले जीवों के आकार ऐसे बिल्कुल प्रमाणबद्ध होते हैं, बिल्कुल सुंदर होते हैं। लेकिन यहां पर जन्मने वाले जीवों की दुर्दशा ऐसी है कि वो बिल्कुल आकार में बेढब होते हैं, दिखने में कुछ मनुष्य बेढब होते हैं। ऐसी विचित्र दशा यहाँ के जीवों की होती है। इसलिए यहाँ पर जन्मने वाले जीवों को कुमनुष्य कहा जाता है और उस भूमि को कुभोग भूमि ऐसे कहा जाता है। इस प्रकार से ये कुभोग भूमि या लवण समुद्र में भी है और कालोदधि समुद्र में भी। अब कैसी है इनका क्षेत्र, हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए यह जो कुभोग भूमि है, यहां है धातकी खंड द्वीप। धातकी खंड द्वीप से 500 योजन लवण समुद्र के अंदर जाने के बाद और जम्बू द्वीप की जगती से 500 योजन समुद्र की अंदर जाने के बाद चारों दिशाओं में 1, 2, 3 और 4 प्रकार की कुभोग भूमियां हैं। समझना, मैंने इन 4 का उल्लेख करते हुए आपको बताऊंगा, क्योंकि इनका प्रमाण कम ज्यादा है, इसीलिए समझने की बात है। तो मैं बताता हूं। देखिए मूल दिशा में पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इन 4 दिशाओं में 500 योजन जम्बूद्वीप की जगती से समुद्र की ओर जाने के बाद 4 भोग भूमियां हैं। ये तो हुए लवण समुद्र के अंदर की तरफ होने वाले। ऐसे ही लवण समुद्र के बाह्य भाग में होने वाले की चर्चा करें
तो धातकी खंड द्वीप की जगती से 500 योजन अंदर जाने के बाद 4 दिशाओं में 1, 2, 3 और 4 मुख्य दिशाओं में 4 कुभोग भूमियां हैं। ये मैं अंदर और बाहर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उसका उल्लेख आगे आने वाला है, इसलिए आप अंदर बाहर समझना। ये अभ्यंतर भाग हुआ, ये बहिर्भाग हुआ, क्योंकि ये बीच में सेंटर निकाले तो सेंटर से ये अभ्यंतर भाग हुआ और ये बहिर्भाग हुआ। तो जगती से 4 दिशाओं में 4 और धातकी खंड द्वीप की जगती से 4 दिशाओं में 4 कुभोग भूमियां हैं, और ये कुभोग भूमियां 100 योजन चौड़ी है। ध्यान रखना, जो मूल दिशाओं में है वे मूल दिशाओं में होने वाली कुभोग भूमियां 100 योजन चौड़ी है। अब देखो, विदिशा, विदिशा मतलब अग्नेय, नैऋत्य, वायव्य और ईशान्य। इन 4 विदिशाओं में जाएंगे तो 4 विदिशाओं में 4 कुभोग भूमियां हैं। दिशाओं में और विदिशाओं में ये दोनों कुभोग भूमियां जम्बू द्वीप की जगती से 500 योजन समुद्र की ओर है। ऐसे ही धातकी खंड द्वीप की जगती से 500 योजन समुद्र की तरफ दिशाओं में और विदिशाओं में कुभोग भूमियां हैं। दिशाओं में होने वाली कुभोग भूमियां 100 योजन चौड़ी है और विदिशाओं में होने वाली कुभोग भूमियां 55 योजन चौड़ी है। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। देखिए, दिशा और विदिशा हुई, विदिशाओं के बाद कहा जाता है अंतर दिशा। अंतर दिशा मतलब ये मुख्य दिशा, ये हुई विदिशा, और इसके बीच में होने वाली दिशा, इसको कहा अंतर दिशा। ये अंतर दिशा में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इन 8 अंतर दिशाओं में एक एक कुभोग भूमि। दिशा में 4, विदिशा में 4 और अंतर दिशा में 8। आ गया समझ में? दिशाओं में होने वाली भोग भूमियां 100 योजन चौड़ी, विदिशाओं में होने वाली भोग भूमियां 50 योजन चौड़ी, और अंतर दिशा में होने वाली विदिशाओं में होने वाली भोग भूमियां 55 योजन चौड़ी, और अंतर दिशा में होने वाली भोग भूमियां 50 योजन चौड़ी होती। ठीक है, जम्बू द्वीप की जगती से ये ऐसी है, और धातकी खंड द्वीप की जगती से अंदर की तरफ 500 योजन जाके दिशा और विदिशा में, अंतर दिशा में 550 योजन चौड़ी जाकर ये अंतर दिशा में होने वाली 50 योजन चौड़ी भोग कुभोग भूमियां हैं। ठीक है, एक बार बताता हूं, क्योंकि ये बार बार सुनने के बाद जंबल होता है। दिशाओं में होने वाली कुभोग भूमियां 500 योजन अंदर की समुद्र की ओर, विदिशाओं में होने वाली कुभोग भूमियां 500 योजन समुद्र की ओर, और अंतर दिशा में होने वाली कुभोग भूमियां 550 योजन अंदर की तरफ। ठीक है, इस प्रकार से 4 दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4 और अंतर दिशा में 8, तो कितनी हुई? 4, 4, 8, 8, 16। अब देखना, ऐसे ही ये जम्बूद्वीप है। इस जम्बूद्वीप में हमने भरत क्षेत्र देखा था, याद है ना आपको? देखिए, मैं आपको वो भी दिखा दूं। ये हमने जम्बूद्वीप देखा था। इस जम्बूद्वीप में यहाँ पे भरत क्षेत्र है, और इस भरत क्षेत्र में यहाँ पर विजयार्ध पर्वत है। ठीक है, ये समझना, ये भरत क्षेत्र,
ये विजयार्ध पर्वत, और इसी प्रकार से ये ऐरावत क्षेत्र और इसका ये विजयार्ध पर्वत। और फिर भरत क्षेत्र से आगे चलकर पहला पर्वत है हिमवन पर्वत, और यहां से लेके शिखरिणी पर्वत, हिमवन पर्वत, शिखरिणी पर्वत, भरत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत और ऐरावत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत, ऐसे 4 पर्वतों के, समझ में तो आया ना? भरत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत, ऐरावत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत, और याद रखने के लिए बताता हूं, भरत क्षेत्र के पास में सटा हुआ ऐसा पहला पर्वत और ऐरावत क्षेत्र से सटा हुआ पहला पर्वत, इन 4 पर्वतों के दोनों बाजू में, पूर्व और पश्चिम, इन दोनों बाजू में 2-2 पर्वत होते हैं। अब ये आकार तो समझ में आया ना आपको? ये भरत क्षेत्र, ये ऐरावत क्षेत्र, ये एक पर्वत, ये एक पर्वत, ठीक है? अब ये समझ के इसकी तरफ बढ़ना। यहां पे देखिए, ये जो आपको छोटे दिखाई दे रहे हैं ना ब्राउन कलर के, ये मैंने यहां पर दिखाया है। यहाँ पे ऐरावत क्षेत्र है, उसका एक विजयार्ध पर्वत है, और इस विजयार्ध पर्वत से इस तरफ 600 योजन दूर जाके एक पर्वत है, और फिर इसी प्रकार से भरत क्षेत्र का विजयार्ध पर्वत और इससे 600 योजन दूर जाके एक पर्वत नहीं, 600 योजन दूर जाके एक कुभोग भूमि। इसी प्रकार से हिमवन पर्वत, इसके पूर्व में 600 योजन अंदर जाके यहां पर एक कुभोग भूमि। इसी प्रकार से ऐरावत क्षेत्र में भी समझना, जैसे पूर्व दिशा में देखा वैसे ही पश्चिम दिशा में भी 2-2 पर्वत है। तो जम्बू द्वीप के अंतर्भाग में, जम्बू द्वीप में नहीं, लवण समुद्र के अंतर्भाग में, मतलब जम्बू द्वीप की तरफ ऐसे छोटे छोटे 2-2-4, 2-6 और 2-8, ऐसे 8 द्वीप है, इनको भी कुभोग भूमि कहा गया है। तो ये आप समझ लीजिए, जम्बू द्वीप के पास में 4 दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4 और अंतर दिशाओं में 8, और भरत और ऐरावत क्षेत्र के विजयार्ध और पास में होने वाले कुलाचल पर्वतों के बाजू में 2-2-4, 2-6 और 2-8, ऐसे 8 द्वीप। तो कितने हुए? 4 दिशाओं में 4, 4 विदिशाओं में 4, 4 अंतर दिशाओं में 8, और भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधी 8। तो 4-4-8 16, और 8 और 8, 8-3 24, ऐसे जम्बू द्वीप के बाजू में 24 कुभोग भूमियां हैं। इसी को यहां पर उल्लेखित किया कि लवण समुद्र के अंतर्भाग में 24 कुभोग भूमियां, और जैसे अंतर्भाग में 24 कुभोग भूमियां हैं, ऐसे ही बाह्य भाग में भी 24 कुभोग भूमियां होती। आ गया समझ में? तो अंदर की तरफ 24, बहिरंग में 24, ऐसे लवण समुद्र में 48 कुभोग भूमियां होती हैं। आ गया समझ में? अब इसके साथ साथ लगे हाथ ये भी बता दूं कि जैसे लवण समुद्र में कुभोग भूमियां होती है, ऐसे ही 48 कुभोग भूमियां कालोदधी समुद्र में भी होती है। जो कालोदधी समुद्र दूसरे नंबर का समुद्र है, पहला लवण समुद्र, दूसरा कालोदधी समुद्र, और उसी के अंदर भी ऐसी ही कुभोग भूमियों की रचना है।
लेकिन कालोदधि समुद्र में पातालों की रचना नहीं है। आया समझ में? तो इस प्रकार से कालोदधि समुद्र में भी 48 कुभोग भूमियां हैं और लवण समुद्र में भी 48 कुभोग भूमियां हैं। ऐसी ये कुभोग भूमियां इस लवण समुद्र में होती हैं और उनका प्रमाण भी मैंने बताया ऐसे। यह एक बार दोबारा दोहराता हूं और फिर इसके अंदर होने वाली विशेषताओं की चर्चा करें। ये दिशा में होने वाली कुभोग भूमि 100 योजन, विदिशाओं में होने वाली कुभोग भूमि 55 योजन, अंतर दिशाओं में होने वाली कुभोग भूमि 50 योजन और ये विजयार्ध पर्वत के दोनों पार्श्व भाग में होने वाली कुभोग भूमियां 25 योजन चौड़ी होती है। इस प्रकार से इन कुभोग भूमियों की चर्चा इस लवण समुद्र के संदर्भ में आती है और इनका प्रमाण भी यहां पर बताया गया है। अब इस कुभोग भूमि में होने वाले मनुष्यों की चर्चा यहां पर की हुई, वह मैं थोड़ी सी आपको तिलोय पन्नति के आधार से बता दूं। देखिए, समझ लीजिए, किसी को बाद में देखना हो तो देख लीजिए। तिलोय पन्नति गाथा नंबर 2524 और मेरे पास जो किताब है भाग 2 गाथा नंबर 2524 और पेज नंबर 673 673, इस पर इनकी चर्चा आई है। वहां से मैं थोड़ा सा आपको यहां पर बता दूं। देखिए, ये जो मैंने बताया था ना कि इसके ऊपर कुमनुष्य होते हैं, वो कैसे होते हैं थोड़ा यहां पर बताया, वो मैं आपको यहां पर बताऊं। पूर्व दिशा में स्थित जो कुभोग भूमि है उसके ऊपर एक जंघा वाले, पूंछ वाले, सींग वाले और गूंगे, मतलब दिशाओं की बात है, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। तो पूर्व दिशा में एक जंघा मतलब एक पांव और एक जंघा वाले मनुष्य रहते हैं। यहां दक्षिण में पूंछ वाले मनुष्य रहते हैं, पश्चिम में सींग वाले मनुष्य रहते हैं और उत्तर में गूंगे मनुष्य रहते हैं। ऐसे इन 4 दिशाओं में होने वाली भोग भूमि के ऊपर इस प्रकार के मनुष्य रहते हैं। अब विदिशाओं की चर्चा करें। ये विदिशाएं हुई, यहां से शुरू करना, अग्नेय से शुरू करना। अग्नेय दिशा में शुष्कलीकरण ऐसे मनुष्य रहते हैं। फिर इस तरफ अग्नेय के बाद नैऋत्य, कर्ण प्रावरण, इस प्रकार के मनुष्य रहते। इसका भी विस्तार है, लेकिन वो विस्तार अपन यहाँ पर देखने जाएंगे तो बाकी की चर्चा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका विस्तार मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूं। अग्नेय हो गए, नैऋत्य हो गए, वायव्य। वायव्य दिशा में लंब कर्ण, मैंने बोला बहुत लंबे कान होते हैं, शरीर जैसे आकार वाले लंबे कान होते हैं। ऐसे लंब कर्ण वाले मनुष्य यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे शश कर्ण, शश मतलब क्या बोलते हैं, ससा बोलते हैं, ससा। उसके जो कान होते हैं बहुत छोटे छोटे कान होते हैं। तो ऐसे कान वाले मनुष्य इस विदिशाओं में रहते हैं। ठीक है। खरगोश, खरगोश, खरगोश के जो कान होते हैं उसके जैसे कर्ण वाले यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ये विदिशाओं में हुए। अब अंतर दिशाओं की बात कर रहे हैं। अंतर दिशा में होने वाले द्वीपों के ऊपर देखिए, सिंह का मुख, अश्व का मुख, श्वान मतलब घोड़े का मुख, महिष का मुख, वराह का मुख, शार्दुल का मुख, धूक का मुख और बंदर का मुख। ये क्रम से यहां पर बताया। यहां से शुरू करना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सिंह, अश्व, श्वान, वराह, शार्दुल, धूक और बंदर, ऐसे 8 प्रकार के मुख वाले मनुष्य
इन अंतर दिशा में होने वाले द्वीपों के ऊपर रहते हैं। और बाकी के 8 जो बताए ना छोटे छोटे पर्वत, इनके ऊपर होने वाले हिमवन पर्वत के प्रणिधान में होने वाले पूर्व दिशा में मत्स्यमुख और कालमुख, और दक्षिण विजयार्ध पर्वत के पूर्व दिशा में मेषमुख और गोमुख। मतलब ये पहले हिमवान पर्वत वाले पूर्व दिशा में मत्स्यमुख, और इस तरफ कालमुख, मतलब काला, बिल्कुल काला मुख है ऐसा मनुष्य यहां पर रहता है। उसके बाद मेषमुख, और इसके बाद गो मतलब गाय, गाय मुख वाले मनुष्य इस हिमवन पर्वत और विजयार्ध पर्वत के दोनों पार्श्व भाग में है। और अब ऊपर की तरफ शिखरिणी पर्वत और वहां पर होने वाले विजयार्ध पर्वत। तो शिखरिणी पर्वत के पूर्व देश भाग में मेष मुख, और यहां पर विद्युत मुख, और विजयार्ध पर्वत पे दर्पण मुख। मैंने बताया ना, दर्पण का मुख होता है, ऐसे मनुष्य यहां पर रहते हैं। और हाथी का मुख होने वाला मनुष्य यहां पर रहते हैं। इस प्रकार से ये कुभोग भूमि में होने वाले मनुष्य हैं। जैसे मैंने अंतर भाग में होने वाले कुभोग भूमि में होने वाले मनुष्यों के आकार बताए, सेम बाहर में भी वैसे ही मनुष्य रहते हैं। और उस दिशा की संदर्भ में समझना, यहाँ पे जैसे होंगे वैसे यहाँ पर होंगे, यहाँ पर जैसे होंगे वैसे यहाँ पर होंगे। ऐसे ये कुमनुष्य यहाँ पर रहते हैं। इसमें यहाँ पर बताया कि घातकी खंड द्वीप में हाँ देखिए, ये जो मुख्य दिशा है ना, मुख्य दिशा, इनको कहते हैं एक रुख। तो एक रुख में होने वाले जो मनुष्य होते हैं वे गुफाओं में रहते हैं, और बाकी के कुमनुष्य वृक्ष के नीचे रहते हैं। यहाँ पे तो गुफाएं हैं जहां पे वे कुमनुष्य रहते हैं, और बाकी के क्षेत्रों में वृक्ष के नीचे रहते हैं। मूल दिशा में होने वाले कुमनुष्य मीठी मिट्टी, यहाँ की मिट्टी मीठी होती है, तो वो मिट्टी खा के जीते हैं। और बाकी के यहाँ होने वाले वृक्ष के नीचे बैठ के इच्छा करते हैं, और वृक्ष से जो फल की प्राप्ति हो उस फल को खा के अपना जीवन बिताते हैं। इस प्रकार से यह द्वीप और अंतर्द्वीप में होने वाले कुमनुष्य और उनका जीने का तरीका, रहने का तरीका यहाँ पर बताया। और भी एक बात बताऊं, भोग भूमि में हमेशा युगलिया जन्मते हैं, मनुष्य और स्त्री एक साथ जन्मते हैं। तो यहाँ पर भी जन्मने वाले तिर्यंच और यहाँ पे जन्मने वाले मनुष्य, तिर्यंच नहीं है ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी तिर्यंच है। तो तिर्यंच और मनुष्य जो है वह युगल में जन्मते हैं, लेकिन बड़े मंद परिणामी होते हैं, तीव्र परिणामी नहीं होते। इस प्रकार से यहाँ पे होने वाले कुमनुष्यों का प्रमाण बताया। और फिर आगे चल के यह बताया, यह कुमनुष्य 2000 योजन ऊंचा, 1000 नहीं, 2000 योजन धनुष ऊंचा उसकी ऊंचाई होती है, और उनकी आयु एक पल्ले की होती है। ऐसी ये कुभोग भूमि में जन्मने वाले मनुष्य का सामान्य कथन यहाँ पे वर्णन किया हुआ। ठीक है, इस प्रकार से यह कुमनुष्यों का वर्णन किया। अब देखिए आगे चल के एक बात मैं आपको बताऊं, यह तो सब हमने कुमनुष्य कुभोग भूमि का वर्णन देखा, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात बताई है कि मनुष्य, कोई भी जीव, तिर्यंच गति का जीव हो, मनुष्य गति का जीव, यहाँ पर क्यों जन्मता है। कभी एक बार आपने सुना तो होगा
कि कुपात्र दान देने से जीव कुभोग भूमि में जन्मता है। कुपात्र मतलब योग्य व्यक्ति को दान नहीं देने से जीव यहां पर जन्मता है। ये सामान्य कथन आपने कभी सुना होगा, लेकिन हाँ, आवाज सुनाई दे रही है? जी पंडित जी, दे रही है। हाँ, अभी एकदम से नेट चला गया था इसलिए बोला। तो देखिए, ये कुभोग भूमि जो है, इस कुभोग भूमि के ऊपर वहां पर जन्मने का कारण भी यहां पर बताया। वहां पे जीव क्यों जन्मता है तो उसका कारण यहां पर बताया। देखिए, मैं सामान्य रूप से पढ़ लेता हूं, बाकी विस्तार अभी नहीं कर पाऊंगा, आप वहां पर देख लेना। जो जीव तीव्र अभिमान से गर्वित होकर सम्यक और तप से युक्त साधुओं का अपमान करता है, दिगंबर साधुओं की निंदा करता है। देखना, दिगंबर साधुओं की निंदा करना अलग बात है, और यथा योग्य मुनियों का आचरण समझ के मुनिराज के प्रति नतमस्तक होना अलग बात। तो यथा योग्य आचरण करने वाले मुनिराज हैं, उनका कोई अपमान करे, उनकी कोई निंदा करे, तो वो बिल्कुल इस कुभोग भूमि में जन्मता है। जो दिगंबर साधुओं की निंदा करता है, जो पापी संयम तप और प्रतिमा योग से रहित होकर मायाचार में रत होता है, वो भी बताया। मतलब मुनिराज है, संयम और तप को छोड़कर मायाचारी में लग जाए, अंतरंग में मायाचारी धारण करे, तो वो जीव वहां पर उत्पन्न। बहुत बताने लायक है यहां पर, लेकिन अभी समय नहीं। रिद्धि रिद्धि रस और सात, इन तीन गाराओं से महान होते हुए मोह को प्राप्त करते हैं। मतलब संयम तो धारण किया, लेकिन अंतरंग में तीव्र मोह भी धारण करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। जो स्थूल और सूक्ष्म दोषों की आलोचना गुरुओं के सामने नहीं करते, मतलब अपने दोष को छिपाते हैं। देखिए, हम मनुष्य तो कई बार अपने दोषों को सिर्फ छिपाने की ही कोशिश करते हैं। तो सोचना हमारा तो क्या होगा, कोई एकाध ऐसा छुपाने की कोशिश करे तो वो कुभोग भूमि में जन्मते हैं। और भी कई बार बताया, जो आहार संज्ञा से आसक्त होते हैं, चातुर्वर्ण के संग के विषय में वात्सल्य भाव नहीं धारण करते, जो जिनलिंग धारी होकर सुवर्ण आदिकों के हर्ष से ग्रहण करते हैं, मतलब परद्रव्य में मोह की तीव्रता धारण करते हैं, अनंतानुबंधी आदि कषायों में लिप्त होते हैं। इस प्रकार के जीव कुमनुष्य में जन्मते हैं। और भी बताया, वो भी पढ़ के सुनाओ। देखिए, मिथ्यात्रूपी अंधकार से अच्छन्न होते हैं, प्रिय बोलने वाले कुटिल परिणामधारी जीव, धर्म फल को खोजने वाले मिथ्या देवों की भक्ति में तत्पर। देखना, ये तो बहुत मेन बात है। ग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा जो पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला में की, वो यहां पर बताया कि कुलिंगधारी मुनि और मिथ्या देवों की जो पूजा करते हैं, उनकी भक्ति में तत्पर होते हैं, वो यहां पर जाके जन्मते हैं। शुद्ध जल भोजन आदि का निषेध या उसके बारे में संक्लेश परिणाम धारण करते हैं। फिर विषम पंचाग्नि तप आदि काय क्लेश करते हैं। ऐसे अज्ञान में डूबे हुए जीव कुमनुष्य में जन्मते हैं। इस प्रकार से कुभोग भूमि में जन्मने के कारण त्रिलोक सार में यहां पर बताए गए हैं। ऐसे परिणाम देखना, अपना भी समय हो चुका है, इसलिए यह ध्यान रखना कि यदि हमें ऐसे कुभोग भूमि में जन्म नहीं लेना है, तो इतना समझना
कि इस प्रकार से कुलिंगियों से, कुधर्म से अपने आप को बचाना, संयमियों की निंदा नहीं करना, संयम की निंदा नहीं करना, अज्ञानवश तत्वों की निंदा नहीं करना, बल्कि अज्ञान को मिटाने का पुरुषार्थ करते हुए सरल वात्सल्य भाव से उन तत्वों को ग्रहण करने की कोशिश करना। जो कोई ऐसा पुरुषार्थ प्रयत्न करेगा वह निश्चित रूप से इन कुभोग भूमियों से बचे बिना रहेगा नहीं, और जो ऐसा नहीं करेगा वह कुभोग भूमि का बंध अवश्य कर सकता है। कब करेगा अब उसकी चर्चा भी है, टाइम नहीं है कि कब होगा। आयु का जो त्रिभाग में बंद होता है उस समय आपने ऐसे परिणाम किए तो आपको निश्चित रूप से कुभोग भूमि का ही बंध हो जाएगा। इस प्रकार से इन कुभोग भूमियों को समझे जरूर है, लेकिन किस लिए समझे हैं? देखो, व्यसन है, शराब आदि है, इनको क्यों समझते हैं? लेने के लिए नहीं, इनसे बचने के लिए। इसी प्रकार से कुभोग भूमि का वर्णन तो हमने सुना, लेकिन किस लिए? यहां पर जाने के लिए नहीं, यहां पे नहीं जाने का पुरुषार्थ हमारे अंदर जागृत हो, इसके लिए इन सब का वर्णन अभी हमने सुना। ऐसे कुभोग भूमि का वर्णन और लवण समुद्र का वर्णन आता है। जो भी जीव निर्मल परिणाम से ऐसे वर्णन को समझ के अपने परिणामों को, अपने पुरुषार्थ को अपने ज्ञान में जागृत करता है और ज्ञान के माध्यम से स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करता है, वह जीव निश्चित रूप से इस क्षयोक्षम ज्ञान का अभाव करके सहज रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार से केवल ज्ञानियों के ज्ञान में आए हुए लवण समुद्र की चर्चा हमने आज की। अब किसी को कोई प्रश्न तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो तो 5 मिनट में पूछ लीजिए। है किसी को कोई प्रश्न? चलो, यदि है किसी को प्रश्न हो तो हैंड रेस करें। नहीं है पंडित जी। चलो, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से आज तक हमने 458 अकृत्रिम जिनालय से लेके कुभोग भूमि तक लवण कालोदधि समुद्र तक की चर्चा की। अब आगे पर्यूषण पर्व के बाद जब भी अपनी क्लास चलेगी उसके पहले जम्बू द्वीप इस ग्रुप पे उसकी जानकारी दी जाएगी। तब आप देखना कि आगे अपना विषय चलेगा वो भवनवासी। अब मध्य लोक तो खत्म हो गया, अब हम थोड़ा स्वर्ग की ओर बढ़ेंगे। तो स्वर्ग में जो भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, वैमानिक देव हैं और ज्योतिष देव हैं, इन चारों देवों की चर्चा अभी हम करने जाएंगे और वह बहुत ही सुंदर चर्चा भी है। उसको सुनने के लिए आप पर्यूषण पर्व के बाद इसी कक्षा से ज्वाइन होके आप उसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से आज अपन ये कौन, अनुराधा जी है? हाँ पूछिए, जल्दी पूछिए, फिर आगे का प्रवचन प्रारंभ होगा। हाँ पूछिए। हेलो, हाँ जी अनम्यूट करें अपने को, अनुराधा जी। हाँ हो गया अनम्यूट, चली गई वो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से पर्यूषण पर्व के बाद हम बहुत ही सुंदर ऐसे स्वर्ग तो बाद में आएगा, पहले भवनवासी व्यंतर आदि देवों की चर्चा करेंगे। और ध्यान रखना, उनके भवन इस लवण समुद्र के ऊपर भी है। वो कैसे है, वो यदि देखना हो, सुनना हो, तो आप पर्यूषण पर्व के बाद जम्बूद्वीप की कक्षा में सम्मिलित होइए। जय बोलो महावीर भगवान की जय।